नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल पैराडाइस में हुए हादसे के बाद अब एक और सोसाइटी का दर्द छलककर सामने आया है, जहां 10 साल पहले बनाई गई सोसाइटी में अभी तक रोड नहीं बन पाया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के नए नगर निगम मानेसर के लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मानेसर सेक्टर 1 की डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन सोसाइटी की 300 फैमिली में हाहाकार देखने को मिला। लोगों ने बताया कि वो इस सड़क के बनने का इंतजार साल 2008 से कर रहे हैं। रोड कच्चा होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं सोसाइटी के लोग कच्चे रास्ते को लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसी पर हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया ने सोसाइटी में रह रहे लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम में 10 फरवरी को एक बड़ा हादसा हो गया और हादसे के बाद जो है तमाम गुरुग्राम का जो प्रशासन है वो गहरी नींद से उठ गया। जैसे ही चिंटल पैराडाइस में हादसा हुआ तो उसके बाद तमाम सोसाइटियां जो हैं वो अपनी अपनी परेशानियां लेकर जो है विभागों के पास गई। सरकारी दफ्तरों में उन्होंने चक्कर काटने जो है वो शुरू कर दिए, क्योंकि उनको डर था कि कोई ऐसा हादसा जो है वो हमारे यहाँ पर ना हो जाए। हालांकि शिकायतें पहले भी जाती थी, लेकिन शासन प्रशासन तब जो है जो उनके कान पे थी। लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद जो है शासन प्रशासन थोड़ा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते फिलहाल हम जो है मौजूद हैं एक्सप्रेस ग्रीन सेक्टर M1A मानेसर में, जहां पर ये लोग हैं इनको एक भारी परेशानियां हैं। इन्होंने भी जो है शिकायत की है। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इन लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं। आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ परेशानियां जो हैं वो हैं आप लोगों को? बहुत परेशानियां हैं। हमारे कि बस नहीं आ सकते। हमने स्कूल में बात किया, हम बच्चों को स्कूल नहीं ड्रॉप कर सकते। वो बोले आप लोगों के पास तो रोड ही नहीं है, हम बस तो लेके नहीं आएंगे, आपको खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमें तो बस सड़क चाहिए। हम तो इसी उम्मीद से आए थे, डीएलएफ की प्रॉपर्टी अच्छी रोड मिले, सब कुछ मिले, सब फैसिलिटीज मिले, हमें तो बस रोड चाहिए। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इन लोगों को रोड चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सा रोड है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनकी परेशानियां जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना जो है वो इन लोगों को करना पड़ रहा है। क्या परेशानियां, सबसे ज्यादा क्या परेशानी आती है? सबसे ज्यादा है हमारे पास सड़क नहीं है। हमारे को बोला गया था 10 साल हो गए हम सड़क के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पैसा देने के बाद भी लड़ाई कर रहे हैं। पैसा गवर्नमेंट के पास है, GMDA ने भी मना कर रखा है, HSIDC भी नहीं सुन रहा है हमारी बात। पैसा हम ऑलरेडी 10 साल हो गए दिए हुए इनको। 7 साल से हम लोग सफर कर रहे हैं, 7 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कोई सड़क नहीं है, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, सारे बंदे परेशान हैं। हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज प्लीज हमारी रिक्वेस्ट कंसीडर कीजिए और सड़क दीजिए। हर व्यक्ति का जो है वो यही कहना है कि इन लोगों को सड़क चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो है उसका जो पैसा है वो जमा करा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों को जो है जो रिजल्ट है वो सामने नहीं दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि सड़क नहीं है, परेशानियां आती है, शासन प्रशासन क्या कहता है? शासन प्रशासन के पास हम गए थे, हम GMD ऑफिस गए थे, हम उसके CEO से भी मिले थे। तो उन्होंने कहा आज से आई थिंक 6 मंथ्स पहले, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास EDC के फंड्स नहीं हैं एंड वो फंड्स कहीं और यूज हो गए हैं, सो हम ये रोड नहीं बना सकते हैं। बट कल जब 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ है, इट वाज डिक्लेयर्ड कि गवर्नमेंट ने EDC फंड ट्रांसफर किया है GMDA को, एंड उस फंड को फीफो बेसिस पे हमें यूज करना चाहिए। फीफो मतलब जिस डेवलपर को रेजिडेंट्स ने सारे पैसे दे दिए हैं और वो डेवलपर ने सारे पैसे गवर्नमेंट को दे दिए हैं। नाउ DLF को भी कल एक अवार्ड मिला फॉर सबमिटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ EDC फंड टू द गवर्नमेंट। सो हम फीफो बेसिस पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट हमारे MLA जी को, हमारे GMDA को, उस फंड को यूज कीजिए और हमें ये सड़क दीजिए। बहुत GMDA को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये अकेले एक्सप्रेस ग्रीन की नहीं है, गुड़गांव में करीब 50 सोसाइटी ऐसी हैं जो रेवेन्यू रस्तों पर बनी हुई हैं। कभी उनका रास्ता खुलता है, कभी नहीं खुलता, कभी गांव वाले बंद कर देते हैं, कभी देते हैं, कभी पानी अपने आप भर जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई है, वो टैक्स पेयर हैं इस देश के, वो देश चला रहे हैं, और EDC IDC का उन्होंने पैसा आपको 15 से 20 लाख रुपए दिया है। तो मेरी प्रशासन से जरूर एक सलाह होगी कि आप लोग इन लोगों के लिए जल्द से जल्द, खास तौर पर 24 मीटर जो रोड है
उनको लेकर जल्द से जल्द ड्राइव चलाएं। जहां एक्विजिशन पेंडिंग है उनकी एक्विजिशन करें, जहां टीडीआर पॉलिसी में फायदा मिलता है उनको टीडीआर पॉलिसीज के तहत बनाइए, पर जल्द से जल्द 24 मीटर के रोड बनाइएगा प्लीज। देखिए, एक्सप्रेस ग्रीन में जहां तक मैंने स्टडी किया है इस केस में लैंड का इश्यू नहीं है, लैंड ऑलरेडी जीएमडी के पास ट्रांसफर हो चुकी है। अब बात है कि उसका बजट अलोकेट हो और ये रोड बने, क्योंकि ये जिंदगी से खिलवाड़ हम कहेंगे इसको। लेट से अगर कोई हादसा हो गया शिवानी, तो ये सच्चाई है, यहाँ तक ना फायर ब्रिगेड ना किसी प्रकार की मदद आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। एक पतला सा रास्ता मैं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से मेरी गाड़ी वहां से निकली है, तो आप समझिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी कैसे। जैसा कि चिल्टन्स पैराडीसो में हादसा हुआ और उसके बाद अगर इस सोसाइटी में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो जो शासन प्रशासन है और जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आएंगी। आप देख सकते हैं कि कैसा रोड जो है वो यहाँ पर है। जो रोड इनको दिया गया है वो यही रोड है। अगर इस रोड पे कोई बच्चा स्कूल जाता है, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन इनको आने जाने का जो रास्ता है वो यही है। ये कच्चा रास्ता है जिसकी दुहाई देकर बिल्डर ने जो है इनको ये फ्लैट जो है वो बेचे थे। अगर ऐसे रास्ते की दुहाई देकर बिल्डर इन लोगों को फ्लैट्स बेच चुका है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एनओसी देने वाला शासन प्रशासन था, ओसी देने वाला शासन प्रशासन था। और अगर अब इन लोगों को जो रोड की सड़क की परेशानियां अगर होती हैं तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जीएमडीए जो है वो यहाँ पर कब तक इन लोगों को जो सड़क है वो मुहैया करा पाएगा और कब ये लोग जो है उस सड़क पर जाकर अपने जो व्हीकल्स है और इनके बच्चे जो है वो स्कूल की बस में बैठ सकेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर। वहीं गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को राहत देने के लिए तैयार किए गए समाधान से विकास नीति को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी चूककर्ता उपनिवेशवादियों को नीति का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो विकास नीति को बढ़ाया गया, 6 महीने के लिए नीति को बढ़ाया गया है। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की, ईडीसी भुगतान में मिली राहत। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में रियल एस्टेट के दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर आपको बता दें कि नरेटको संस्था के वाइस प्रेसिडेंट और समय ग्रुप के एमडी गौरव जैन ने हर खबर से बातचीत करते हुए कहा कि ये कॉन्क्लेव रियल एस्टेट सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगा। उनसे खास बातचीत की हर खबर के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरेटको के वाइस प्रेसिडेंट और इसके अलावा समय ग्रुप के एमडी। सर, बड़ी कवायद देखी जा रही है, पूरे देश में अच्छा संदेश देने की भी बात की जा रही है कि रियल एस्टेट के लिए ये एक बड़ी चीज होगी। क्या कुछ निकला है 2 दिनों की चर्चा में? देखिए सर, मैं एक चीज़ बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जो ये सबमिट हो रहा है और जो इसका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है, ये इस तरह का सबमिट आज तक हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर कभी नहीं हुआ। और इसके लिए हम तारीफ करेंगे एसीएस साहब की, देवेंद्र सिंह जी की और सीएम साहब की, जिनके सानिध्य में सारा काम हो रहा है। जो 2 दिन की चर्चा हुई है, बड़ी विश्लेषण रहा, बहुत डीप डिस्कशन हुई हर चीज़ के ऊपर। और जिस तरह का एक माहौल निकल के आ रहा है, अभी सब आने वाले हैं थोड़ी देर में, और हमें ये पूरा विश्वास है कि जो चर्चा हुई है उसमें जो भी मुद्दे निकल के आए, चाहे डेवलपर के लिए, चाहे सरकार के लिए, अलॉटीज़ के लिए, एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा थोड़ी देर में। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो हरियाणा के अंदर बड़ी उत्तम तरीके से चल रही है, वो अपने अगले मुकाम पर आएगी। और जो कि एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और एक अच्छा डेवलपर के साथ सरकार का सानिध्य होके, हमें बड़ी आशा है जी इसके बारे में। अलर्ट को आम जो एंड यूज़र है उसको लगता है कि बिल्डर जो वादे करता है उनको पूरे नहीं करता है। इस तरह की स्थिति जो यहाँ इस कॉन्क्लेव में, क्या उस पर भी कुछ सोचा गया, विचार किया गया है कि जो भी प्रोमिसेस क्लाइंट से किए जाएं वो पूरे हों? क्योंकि हालात एनसीआर में हम सब जानते हैं कितने लोग परेशान। आपने मुद्दा उठाया, इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि हमारा जो एक इस का एक बहुत ही अहम पिलर रहे हैं, वो रहे हैं पार्टिसिपेट
चेयरमैन, स्पेशली खंडेलवाल साहब, स्पेशली राजन गुप्ता जी, और इसके अलावा इन्होंने देश भर से रेरा के चेयरमैन बुलाए, जो कि 8-10 चेयरमैन हर जगह से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, अपना क्या नाम है, राजस्थान से आए, गुजरात से भी हमारे को इलेक्ट्रॉनिकली पार्टिसिपेट किया। और जितना प्रकार के इश्यूज़ हैं उसके बारे में सब स्टेट्स का एक इनपुट लिया गया, और उस इनपुट के ऊपर बड़ा क्लियरली कहा गया कि अलॉटीज और डेवलपर का जो रिलेशनशिप है वो 3 टांग की रेस की तरह हो गया जी। अब जरा वो रेस आदमी तभी जीत पाएंगे जब सबका आप हित लेके चलेंगे, और उस हित के अंदर डेवलपर्स की तरफ से कोई कमी है वो पूरी कराई जा रही है, सरकारी तरफ से वो कमी वो पूरी कराई, और अलॉटीज को आश्वासन बड़ा क्लियर है कि अब आपको जो चीज़ मिलेगी वो एक बड़ी ही परफेक्ट चीज़ है, टाइम पे कंप्लीशन हो रहे हैं, बिल्डिंग ठीक डिज़ाइन होगी, और कोई भी अगर मुद्दा बचा रह गया उसके लिए रेरा की जो पावर है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, और उसके हिसाब से सारे चीज़ें सेटल हो जाएंगी जी। एक और बात कि जिस तरह का ये इनिशिएटिव है, आपको लगता है कि आगे इसी तरह से चलने चाहिए और इनसे रियल एस्टेट का बड़ा हित हो सकता है? हमने सरकार से एक रिक्वेस्ट करी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री प्रवीण जैन जी और बाकी हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, कि हम ये इस तरह का एक इनफॉर्मल नहीं कहेंगे, थोड़ा फॉर्मल बट छोटे स्केल पे हर 1 महीने में या 3 महीने में करें, ताकि जो फॉलोअप्स हैं वो ऐसा ना हो कि साल में एक बार मिले, अगले साल फिर वही डिस्कशन दोबारा चालू हो जाए। हर महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने मिलके इसको ख़त्म करें। एसी साहब ने आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से 3 या 4 महीने में तकरीबन सब इश्यूज़ के ऊपर एक आउटपुट निकलनी शुरू हो जाएगी। सो हम उसके लिए तत्पर हैं, साथ में चलने को बिल्कुल तैयार हैं, और कोई भी इशू चाहिए होगा, टेक्निकल सपोर्ट या किसी प्रकार का आप ये समझ लीजिए क्लेरिफिकेशन, उसके लिए जो महीने में या 2 महीने मुलाकात हुआ करेंगी उससे सारे सोल्यूशन निकल जाया करेंगे। जरा बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गौरव जैन साहब ने कहा है कि ये बहुत ही अच्छा कदम रियल एस्टेट के लिए रहने वाला है, और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो निकल कर आ रही है कि सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, और खासकर को जो रियल एस्टेट में बिल्डर की इमेज है उसे लेकर जो यहाँ चर्चा हुई है वो सबकी जिम्मेवारी बनती है, और उसके तहत ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर। वहीं पलवल के गांव गढ़ी पट्टी में रहने वाला दीपक और उसकी बहन यूक्रेन से घर लौटे हैं, जिसके बाद परिवार और गांव ने उनका स्वागत किया। दोनों की दिसंबर 2000 को यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए वो गए थे, लेकिन जब से यूक्रेन पर हमले की खबरें आ रही थीं, तभी से परिवार चिंता में था। दोनों भाई बहनों ने बताया कि रात के समय जब वो सोए तब सब शांत था, लेकिन जब वो सुबह सोकर उठे तो पता चला कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला हो चुका है। परिवार भी चिंता कर रहा था, लेकिन जब से दोनों लौटे हैं तब से परिवार ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे जैसे सही सलामत अपने इंडिया वापस आ गए, ऐसे सभी माँ उनके बच्चे इंडिया वापस आए। बहुत डरावने हालात थे। हमारे 2 ही बच्चे थे, हमने दोनों एक यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए भेजे थे, तो माँ की तो चिंता इतनी है। पहले तो हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम यहाँ सेफली पहुँच चुके हैं, और अब हम सब बहुत खुश हैं, एकदम बहुत सेफ ही फील कर रहे हैं। तो आप कैसे पहुँचे, किस तरह से वहाँ आपकी सहायता की? वो सब कुछ हमारी यूनिवर्सिटी ने भी बहुत हेल्प किया हमें पहुंचाने में, और गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प किया है, तो हम यहाँ बहुत सेफली पहुंच गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही कि तो हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत व्यवस्थाएं की कि हमें यहाँ सेफली अपने यहाँ पहुँचा दिया। बाकी उनका बहुत बहुत है, बाकी वहाँ की हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए। और ये भी है कि जो बच्चे वहाँ हैं उन्हें भी यहाँ पहुँचा दें, ये भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ जितने भी बच्चे फंसे हों उन्हें भी। वहीं पलवल के गांव बहरोला में संत गुरु रविदास की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और संत गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसी के साथ बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि संत रविदास जी उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। सभी अपना स्थान ग्रहण करें।
सरपंच साहब सब फोटो कर लेंगे। पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला गतपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पृथला का है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक पर सवार 2 युवकों को सीधी टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 26/2/2022 को अपना ये पृथला पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ था। भाई एक गाड़ी जो अपने दूधौला की तरफ से बड़ी तेज रफ्तारी से आ रही थी और इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी है। जब इसने जाकर देखा तो इसके गांव के चाचा वो निकले, जो उन्हें एम्बुलेंस अपना सरकारी अस्पताल में ले आई। जो आज इनकी कंप्लेंट पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। कार्रवाई 174 की करके डेड बॉडी वार्ड साहब को दी। पलवल में विधायक दीपक मंगला ने 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इस अभियान में के तहत 1,82,422 बच्चों की पोलियो की खुराक उन्हें दी जाएगी। यहाँ पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाने की जो आज शुरुआत की है, मेरा तो सभी से यही आग्रह है कि बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। कोई भी बच्चा इससे अछूता ना रहे। आज सभी जगह इस तरीके के पोलियो ड्रॉप्स के कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि अभी यहाँ भी लगाया गया है। कोई भी बच्चा ड्रॉप्स पिलाने से अछूता ना रहे। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद स्वागत करेंगे खबरों का। कॉन्क्लेव में कई राज्यों के रेरा चेयरमैन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर राजस्थान रेरा चेयरमैन NC गोयल से खास बातचीत की। हर खबर के एडिटर सुंदर सोलंकी ने बातचीत के दौरान NC गोयल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गुरुग्राम में एक ऐतिहासिक चीज हो रही है। 2 दिनों से अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव चल रहा है और खास बात यह है कि हमारे साथ राजस्थान रेरा के चेयरमैन NC गोयल साहब हैं बातचीत के लिए। सर, अमूमन इस तरह के डिस्कशन, इस तरह की चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन जो बातें निकल के आती हैं उनको जमीन पर ले जाने में वो दिक्कतें रहती हैं, वो ऐसे लगता है भूल जाते हैं लोग। आप क्या उम्मीद करते हैं इससे? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ स्पेसिफिक इश्यूज रखे गए हैं डिस्कशन के लिए और उन पर डिटेल में चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि उनके सबसे बड़े अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री
आज इसके कंक्लूडिंग सेशन में आ रहे हैं, उससे मुझे ये पूरा ऐसा लगता है कि जो भी रिकमेंडेशंस होंगी तो वो सब या उसमें से अधिकांश धरातल पर जल्दी आनी चाहिए। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि ये चीज़ें ज़मीन पर उतरे। लेकिन सवाल ये है कि अगर राजस्थान की बात करें, यहाँ जिस तरह से नरेगा का रोल या रियल एस्टेट में जो समस्या है, क्या देखते हैं कि एक कॉमन चीज़, कॉमन दिक्कतें हैं कुछ? हाँ, काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो सभी स्टेट्स में रेरा को लेकर कॉमन है। इसलिए करीब 10-12 स्टेट के चेयरमैन ने इसमें भाग लिया है और हमें भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं और कुछ जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं वो भी हमने इसमें बताए हैं। तो आपसी आदान प्रदान से मैं समझता हूँ कि रेरा की फंक्शनिंग में हम सबको और ज़्यादा मदद मिलेगी। निश्चित रूप से ये तालमेल बना रहे और ये कोऑर्डिनेशन रहे तो दोनों के। लेकिन सवाल ये है कि कॉमन इश्यूज, ये हम गुरुग्राम और तरह से हरियाणा की बात करें, एनसीआर में बहुत सारा क्षेत्र आता है, उस लिहाज से वो कॉमन इश्यूज क्या हैं और उनके कॉमन समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो इशू है रेरा का वो ये है कि बिल्डर बायर का जो रिलेशनशिप है जी, उसको रेगुलेट करके उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और किसी प्रकार की बायर के साथ चीटिंग नहीं हो। ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कई छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, जैसे कि कॉमन एरियाज हैं। तो कॉमन एरियाज की परिभाषाएं कुछ जगह अलग हैं, कुछ जगह समान हैं, लेकिन कॉमन एरिया क्या है तो उसको लेके चर्चा हुई और ये तय हुआ कि जो बिल्डर रजिस्ट्रेशन के टाइम डिक्लेयर करता है कि साहब आपको क्लब हाउस मिलेगा या स्कूल मिलेगा या इसमें लिफ्ट होगी, जिम्नेजियम होगा, व्हाटएवर फैसिलिटीज़ जो प्रॉमिस करता है वो उसको हर हालत में उपलब्ध करानी चाहिए। जो वो नहीं दे सकता उसको प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए जी। जी नहीं, अगर कोई ऐसे कॉमन एरिया है जिसको उसको कानूनन या गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उसको बेचने का अधिकार है, फॉर एग्जांपल अगर उसको स्कूल, उसकी स्कीम में स्कूल अप्रूव हुआ है और उसको स्कूल का प्लॉट किसी थर्ड पार्टी को बेचने का अधिकार है, क्योंकि वो खुद तो स्कूल चला नहीं सकते हैं, तो ऐसे एरिया को कॉमन एरिया नहीं मानना चाहिए। तो उससे फिर आपसे विवाद नहीं होंगे कि साहब ये जो है आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दीजिए, आप थर्ड पार्टी को क्यों दे रहे हैं। एक ये है कि प्रारंभिक स्टेज की ये सब चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि क्या चीज़ तो बेचेगा बिल्डर, क्या चीज़ फ्री में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को जाएगी। लेकिन सर एक और सवाल आता है कि रेरा की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद ये स्थिति होती है कि जो बिल्डर कहता है वो दिखता नहीं ज़मीन पर, मतलब रेरा के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा है। क्या वजह मानते हैं कि क्या जो एक एक्शन चाहिए बिल्डर के खिलाफ उनकी लापरवाहियों को लेकर वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ी वजह है? देखिए, ये नया कानून है और प्रारंभिक स्टेज पर कुछ कठिनाइयाँ होती है, लेकिन अब जो है रेरा एक्ट अपने लगभग फुल फ्लो में आ गया है और इसका प्रभाव अब दिखने लगा है। तो पहले दिन से इसमें ट्रांजिशन फेज होता है कि जो लोगों ने पहले प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, बाद में रेरा एक्ट आ गया तो वो बीच मझधार में एक नियम बदल गए, उसको लेके कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। और इस पीरियड में तो विशेषकर 2 साल कोरोना की वजह से ये व्यवस्थाएं कुछ पूरी तरह प्रभावी नहीं हुई और हरियाणा में तो विशेषकर और बाकी जगह पर भी इस चीज़ को लेकर विवाद था कि क्या अथॉरिटी का सिंगल मेंबर कंप्लेंट्स की सुनवाई कर सकता है या सभी मेंबर्स को एक साथ बैठकर सुनवाई करनी पड़ेगी। इस बात पे भी विवाद था कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, अथॉरिटी क्या कर सकती है, और जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर ये एक्ट लागू है या नहीं है। तो इन सब मुद्दों को अब सुप्रीम कोर्ट के स्तर से तय कर दिया गया है और उसके बाद अब रेरा की फंक्शनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल सर, इस कॉन्क्लेव से राजस्थान के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आप क्या लेके जा रहे हैं? इसमें ये बात आई है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले दिनों यहाँ गुड़गांव में दुर्घटना हुई, उसको लेके इन्होंने रेगुलेशंस तैयार किए हैं, संभवतः आज वो जारी भी करेंगे। तो हम भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेके
अपने कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ही उसको स्ट्रक्चरल सेफ्टी का अपना जो पूरा प्लान है वो प्रस्तुत करना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और राजस्थान क्योंकि आपने रेरा राजस्थान पूरी तरह से देखा है, वहाँ इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके अनुभव के तौर पर यहाँ क्या है, लोगों को आपने जो अनुभव शेयर किया होगा या जो मशवरा दिया होगा वो क्या? एक तो देखिए फेजिंग को लेकर इशू था कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को क्या टुकड़ों में बांट के उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो राजस्थान में हम जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, मान लीजिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया, वो 50 एकड़ में अप्रूव किया। अब बिल्डर एक साथ 50 एकड़ को, उसमें से 25 एकड़ पर ही पहले चरण में फर्स्ट फेज में काम करना चाहता है, तो हम उसको बिल्डर पे छोड़ते हैं कि वो अगर टुकड़ों में करना चाहता है तो भले ही करे, लेकिन डेट कमिटमेंट करता है कि इस डेट को मैं पूरा करूंगा, उस फेज को, उस डेट को उसको पूरा करना है, उसमें कोई इफेंट बट नहीं होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, मान लीजिए पार्क है, कम्युनिटी हॉल है, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उसको फर्स्ट फेज में ही बनानी पड़ेंगी। हम उसको ये अलाउ नहीं करते हैं कि वो उस चीज़ को पेंडिंग कर दे सेकंड फेज के लिए, क्योंकि रेरा एक्ट ही मानता है कि हर फेज जो है वो इंडिपेंडेंट है और उसकी निर्भरता सब्सिक्वेंट फेजेस पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर फेजिंग करता है तो रेरा वहाँ फेजिंग अलाउ कर रहा है अपने स्तर पर, प्रोवाइडेड उसके अंदर सारी जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं और कॉमन एरियाज़ हैं वो पहले चरण में ही विकसित किए जाए। बेहद शुक्रिया आपका सर। बड़ी बात कही है सर ने कि जिस तरह से ये कॉन्क्लेव है, जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें, ऐसे विचार हैं, ऐसी इश्यूज़ हैं जिनके समाधान हैं, वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित होंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर के लिए गुरुग्राम से। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।